मित्रों, नमस्कार। 15 अक्टूबर को भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती थी। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। आइए जानते हैं जनता के इस राष्ट्रपति की कुछ जिंदगी के अनछुए किस्से। अपनी सरकार के गिरने से पहले बीजेपी के तानों से तंग आकर प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल ने तय किया कि वो भारतवासियों और दुनिया वालों को बताएंगे कि भारतीय सुरक्षा को वो कितनी तरजीह देते हैं। उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। इससे पहले 1952 में सीवी रमन को छोड़ के किसी भी वैज्ञानिक को इस प्रकार के लायक नहीं समझा गया था। 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के पुरस्कार वितरण समारोह में कलाम नर्वस थे और अपनी नीली धारी के टाई को बार बार छू के देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौक़ों से चिढ़ थी जहां उन्हें इस तरह के काल कपड़े पहनने पड़ते थे जिसमें वे अपने आप को कभी सहज नहीं पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी रास नहीं आया, यहाँ तक कि वो चमड़ों के जूते की जगह हमेशा स्पोर्ट्स शू पहनना ही पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वालों में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी की कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को SLV 3 के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलवाया था। कलाम को जिस इस आमंत्रण की भनक मिली तो वे घबरा गए और सतीश धवन से बोले, सर मेरे पास तो सूट है ही नहीं और न ही जूते, मेरे पास ले दे के मेरी चेपू है। चप्पल को तमिल में चेपू कहते हैं। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा था, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए हर हालत में वहाँ पहुँचो। मशहूर पत्रकार राज चंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं, उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय कराया तो उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गले लगा लिया। ये देखते ही इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराई और उन्होंने वाजपेयी को चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी लेकिन कलाम साहब मुसलमान है। तब वाजपेयी ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक है। 18 दिन बाद जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। अगर कलाम इसके लिए राजी हो जाते तो वाजपेयी को न सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को ये संदेश जाता कि उनकी बीजेपी की सरकार में अनदेखी नहीं की जाएगी। कलाम ने इस प्रस्ताव पर पूरे 1 दिन विचार किया। अगले दिन उन्होंने वाजपेयी से मिलकर बहुत विनम्रतापूर्वक इस पद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम में अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, वे अपने वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 2 महीने बाद ही पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि कलाम ने वो पद क्यों नहीं स्वीकार की। 10 जून 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले आइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी जी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा, इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा, आप समय ज़रूर ले लीजिए लेकिन मुझे आपसे हाँ ही चाहिए, ना नहीं। शाम तक एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके कलाम को उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। कलाम ने एशियाड विलेज में DRDO गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। 18 जून 2002 को कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी जी ने उनके साथ मजाक किया कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं, तो कलाम ने ठहाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय मैं न सिर्फ कुंवारा हूँ बल्कि ब्रह्मचारी भी हैं। कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो पहनेंगे क्या। वर्षों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शू पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में तो वो सब नहीं पहन सकते थे। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उन्होंने डॉक्टर कलाम की भी नाप ले डाली।
कलाम के जीवनीकार और सहयोगी अरुण तिवारी अपनी किताब एपीजे अब्दुल कलाम और लाइफ में लिखते हैं, कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम के लिए 4 नए बंद गले के सूट सिल कर ले आया। कुछ ही मिनटों में हमेशा लापरवाही से कपड़े पहनने वाले कलाम की काया ही बदल गई। लेकिन कलाम इससे खुश नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो इसमें सांस भी नहीं ले सकता, क्या इस कट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? परेशान दर्जी सोचते रहे कि क्या किया जाए। कलाम ने खुद ही सलाह दी थी कि इस आप गर्दन के पास थोड़ा सा काट दीजिए। इसके बाद से कलाम के इस कट के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। नए राष्ट्रपति को टाई पहनने से भी नफरत थी। बंद गले के सूट की तरह टाई से भी उनका दम घुटता था। एक बार मैंने उन्हें अपनी टाई से अपना चश्मा साफ करते हुए देखा। मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका जवाब था, टाई पूरी तरह से उद्देश्यहीन वस्त्र है, कम से कम मैं इसका कुछ तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। डॉक्टर कलाम को अपने बड़े भाई एपीजे मुथु मरायकयार से बहुत प्यार था, लेकिन उन्होंने कभी अपने साथ राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए उन्हें नहीं कहा। उनके भाई का पोता गुलाम मोहिउद्दीन उस समय दिल्ली में काम कर रहा था जब कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो तब भी मुनिरका में किराए के एक कमरे में रहा करता था। मई 2006 में कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया। ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। कलाम के सचिव रहे पीएम नायर ने बताया था कि कलाम ने उनको राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया। यहाँ तक कि एक प्याली चाय तक का भी हिसाब रखा गया। वो लोग एक बस से अजमेर शरीफ भी गए जिसका किराया कलाम ने भरा। उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपये को चेक काट करके राष्ट्रपति भवन के कार्यालय को भेजा। दिसंबर 2005 में उनके बड़े भाई एपीजे मुथु मरायकार, उनकी बेटी नाजिमा और उनका पोता गुलाम हज करने मक्का गए। जब सऊदी अरब में भारत के राजदूत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राष्ट्रपति को फ़ोन कर परिवार के हर तरह की मदद देने की पेशकश की, लेकिन कलाम का जवाब था, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरे 90 साल के भाई को बिना किसी सरकारी व्यवस्था के एक आम तीर्थयात्री की तरह हज करने दे। ऐसा ही एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार नवंबर 2002 को कलाम साहब ने इफ्तार भोज का आयोजन राष्ट्रपति भवन में क्यों करे, इस पे एक सवाल किया। वैसे भी यहाँ आमंत्रित लोग खाते पीते लोग होते हैं, आप इफ्तार पर कितना खर्च करते हैं? राष्ट्रपति भवन के आतिथ्य विभाग को फ़ोन लगाया गया। उन्होंने बताया कि इफ्तार भोज में मोटे तौर पर 2.5 लाख रुपये का खर्च आता है। कलाम ने कहा, हम ये पैसा अनाथालय को क्यों नहीं दे देते? आप अनाथालयों को चुनिए और सुनिश्चित करिए कि पैसा बर्बाद न जाए। राष्ट्रपति भवन की ओर से इफ्तार के लिए निर्धारित राशि से आटे, दाल, कंबल और स्वेटरों का इंतजाम किया गया। उसे 28 अनाथालय और बच्चों के बीच बांटा गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। कलाम साहब ने फिर अपने पीसी को बुलाया और कहा, ये सामान तो आपके सरकार के पैसे से खरीदवाया है, इसमें मेरा योगदान तो कुछ भी नहीं। मैं आपको 1 लाख रुपये का चेक दे रहा हूँ, उसका भी इसी तरह इस्तेमाल करिए जैसे आपने इफ्तार के लिए निर्धारित पैसे के किया है, लेकिन किसी को ये मत बताइए कि पैसे मैंने दिए हैं। एक और ही दिलचस्प किस्सा है। डॉक्टर कलाम का मानवीय पक्ष बहुत मजबूत रहा है। एक बार वो जाड़े के दौरान राष्ट्रपति भवन के गार्डन में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि सुरक्षा गार्ड के केबिन में हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और कड़ाके की ठंड में सुरक्षा गार्ड की कपकपी छूट रही है। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को बुलाया और उनसे गार्ड के केबिन में जाड़े के दौरान हीटर और गर्मी के दौरान पंखा लगवाने की व्यवस्था कराई। एक हिस्से में तो एक बार मुगल गार्डन में टहलने के दौरान उन्होंने देखा कि एक मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटनरी डॉक्टर सुधीर कुमार को बुलाकर मोर के स्वास्थ्य जांच करने के लिए कहा। जांच करने पर पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो न तो अपना मुंह खोल पा रहा है और न ही बंद कर पा रहा है और कुछ खा भी नहीं रहा है और बहुत तकलीफ में है। कलाम साहब के कहने पर डॉक्टर कुमार ने उस मोर की आपात सर्जरी की और उसका ट्यूमर निकाल दिया। उस मोर को कुछ दिनों तक आईसीयू में रखा गया और पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद मुगल गार्डन में छोड़ दिया गया। डॉक्टर कलाम के मानवीय पक्ष इतने मजबूत थे कि एक बार 15 अक्टूबर 2005 को वो अपने 74वें जन्मदिन के लिए हैदराबाद में थे। उनके दिन की शुरुआत हुई हृदय रोग से पीड़ित तंजानिया के कुछ बच्चों से मुलाकात के साथ, जिनका हैदराबाद के केयर अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। उन्होंने हर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें टॉफ़ी का एक डब्बा दिया, जिन्हें वो दिल्ली से लाए थे। बाहर बैठे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सुशील कुमार शिंदे, मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी और तेलुगु देशम के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू इंतजार कर रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बच्चों को उनके ऊपर इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है। अरुण तिवारी एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी में लिखते हैं कि हुआ ये कि सितंबर 2000 में तंजानिया की यात्रा के दौरान कलाम को पता चला कि वहाँ जन्मजात दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चे
बिना किसी इलाज के मर रहे हैं। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो किसी भी तरह इन बच्चों और उनकी माँ को हैदराबाद लाने की मुफ्त व्यवस्था करें। उन्होंने मुझसे वो तुलसीदास से बात करने के लिए कहा, जो उस समय एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। वो इस काम में मदद करने के लिए राजी हो गए। फिर केयर अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर सोमा राजू और वहाँ के प्रमुख हार्ट सर्जन डॉक्टर गोपीचंद मन्नाम भी इनका मुफ्त इलाज करने के लिए तैयार हो गए। जब कलाम का कार्यकाल खत्म होने लगा तो उन्होंने 1971 की लड़ाई के हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से मिलने की इच्छा प्रकट की। वो फरवरी 2007 में उनसे मिलने ऊटी भी गए। उनसे मिलने के बाद कलाम को अंदाज़ा हो गया कि मानेकशॉ को फील्ड मार्शल जैसी पदवी तो दे दी गई है, लेकिन उनके साथ मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं नहीं दी गई है। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने इस दिशा में कुछ करने का फैसला किया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ के साथ साथ मार्शल अर्जन सिंह को भी सारे बकाया भत्तों और भुगतान कराया गया उस दिन से जिस दिन से उन्हें ये पद दिया गया था। तो मित्रों, ये थे जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल जी कलाम। वो हमेशा भारतीय के दिलों में अमर रहेंगे।